जॉब शेयरिंग का मतलब ये है कि आप कि रादर देन कीपिंग वन वर्कर फॉर द होल डे, आप वो जॉब दो वर्कर्स को दे देते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है, इससे फायदा क्या हो रहा है, हमने भी पढ़ा ही फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से। एक वर्कर सारा दिन आपको नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ फैमिली कमिटमेंट या बिकॉज ऑफ सम आप कह लो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, कोई इशू है। तो आप लेकिन यू वोंट डोंट वांट टू लूज दैट वर्कर कि अगर वो सारा दिन काम नहीं कर सकता, तो आपने क्या किया, आधी जॉब उसको दे दी या हाफ। अच्छा, उसमें जॉब शेयरिंग में बात अगर हम नीचे देखें ना, तो ये कई इसको कंफ्यूज भी करते हैं, शिफ्ट वर्क जो नीचे नजर आ रहा है और जॉब शेयरिंग। शिफ्ट वर्क और चीज है, अभी मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। शिफ्ट में तो ये है कि आपको बताया हुआ है कि भाई आपका ये टाइम है, मतलब मॉर्निंग ड्यूटी है या इवनिंग की ड्यूटी है या नाइट की ड्यूटी है। शिफ्ट वर्क दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कब तक बिजनेस चल रहा है। तो वो आप अपना काम करके जा रहे हैं, दैट इज इट। जॉब शेयरिंग में ये है कि इफ देयर इज अ जॉब टू बी परफॉर्म, बोथ वर्कर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जॉब। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये मेरा तो काम नहीं था, ये उसका था, उसके हिस्से का था। आपको अगर उस जॉब से रिलेटेड कोई टारगेट दिया गया है, तो वो दोनों की जिम्मेदारी है पूरा करना। इसका मतलब है बोथ वर्कर्स कैन कॉपरेट कि यार ये वाला काम मैंने नहीं किया, या आप ये वाला काम कर लें, वो खुद से भी डिसाइड जरूर कर सकते हैं। लेकिन जॉब शेयरिंग का मतलब यही है कि आपने दो वर्कर्स को रख लिया है फॉर द सेम जॉब। शिफ्ट में तो और चीज है ना, कि शिफ्ट में अगर जो मॉर्निंग ड्यूटी कर रहा है, वो जो मॉर्निंग में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं या कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, तो वहां कोई कंप्लेंट आ रही, कोई इशू आ रहा है, तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जॉब शेयरिंग में ऐसे नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि आप फुल टाइम वर्कर हायर करने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर देते हैं टू कंप्लीट अ जॉब। दोबारा बता रहा हूँ, शिफ्ट वर्क में ऐसा नहीं है। शिफ्ट वर्क में जो जब शिफ्ट खत्म होती है तो अपने काम को वाइंड अप करके जाते हैं, पूरा सारा सेटलमेंट, कितने पैसे आए गए और कितनी सेल हुई वगैरह, ये जरूरी होता है। यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ आपको वो जॉब की कंपटीशन करनी है, तो सिर्फ वर्कर्स आपके ज्यादा है। अच्छा, अब ये कि वो उनको जो पे किया जाता है ना, वो इन प्रोपोर्शन टू द पार्ट ऑफ जॉब दे परफॉर्म। अब एक वर्कर अगर 70% काम कर रहा है, 30% दूसरा वर्कर काम कर रहा है, तो आपको सैलरी भी उस हिसाब से दी जाएगी। ये आगे मैंने लिखा हुआ है, अगर देखिए, सैलरी पेड ऑन सच बेसिस इज कॉल्ड प्रो रेटा बेसिस। मतलब कि जो जितना वहां पे टाइम लगा रहा है, उसको उस हिसाब से पे मिलेगा। रिस्पॉन्सिबल दोनों है, लेकिन एक कम टाइम अगर लगा रहा है तो ऑफकोर्स वो उसको कम सैलरी मिलेगी, दूसरे को ज्यादा मिलेगी। लेकिन रिस्पॉन्सिबल दोनों रहेंगे। अगर एक काम नहीं होता तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई जिसकी 70% रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो करे। वहाँ दो से ज्यादा भी हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकते, बिल्कुल हो सकते। अच्छा, अब एडवांटेज अगर आप देखें, तो बिजनेस इज एबल टू अफोर्ड कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज। मैंने आपको बता दिया आपको कि समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू हायर एन एक्सपीरियंस पर्सन फॉर द होल डे या एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। पैसे बहुत मांग रहे हैं, आपकी फर्म छोटी है, आपने कहा सर 2 घंटे के लिए आ जाए, 3 घंटे के लिए आ जाए, या आपने डिवाइड 3 वर्कर रख दिए। ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है बिल्कुल। तो अब मुझे याद है, मैं ना जब पंजाब यूनिवर्सिटी में था, तो वहां पे एक लॉ का सब्जेक्ट था। तो अब वो लॉ पढ़ाने के लिए दो टीचर आते थे, लेकिन एक टीचर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब उन्होंने आज तक पढ़ाया कभी नहीं, उन्होंने कहानी सुनाई हुई, शेरबाज आया था। अब लॉ में वो हमें कहानी सुनाया करते थे कि बताएं जी, अगर ट्रेन जा रही है, एक छोटी सी जल्दी से बात करता हूँ। ट्रेन जा रही है, एक बच्चा ट्रेन के पीछे भाग रहा है, तो उसके हाथ में एक डब्बा है, वो ट्रेन पकड़ना चाह रहा है, उसने एक हाथ बढ़ा के ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की, तो एक हाथ से तो उसने ग्रिप कर लिया, दूसरा हाथ में डब्बा था, वो लटकना शुरू हो गया। आगे प्लेटफॉर्म जो है वो खत्म हो जाना था। लोगों को नजर आ रहा था कि भाई इसने आगे जाके ट्रेन के नीचे आ जाना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो खत्म हो जाएगा। तो किसी ने हाथ मार के डब्बा गिरा दिया बच्चे का, वो डब्बा गिर गया तो धमाका हुआ। वहां पे कोई पोल था करीबी, तो वो गिर गया। वो करीबी कोई हट था, उसके ऊपर गिरा, तो वहां से एक ईंट या 2-3 ईंटें नीचे गिरी, वहां पे औरत बैठी थी, उसका सर फट गया। तो बताएं केस किस पे होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब ये कि वो हमें क्रिएटिव थिंकिंग पे हम फोकस करते थे, हमारा सिलेबस कभी नहीं पढ़ाया उन्होंने, और बाद में फिर ये बता के चले जाते थे कि आगे हम इसका आंसर देखेंगे क्या है। और जो दूसरी टीचर थी, वो हमें रेगुलर जो कोर्स होगा वो करवाते थे, और ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी। क्रिएटिविटी भी, क्योंकि आपको लॉ में कोई भी केस आ सकता है, लेकिन आपको सिलेबस कंटेंट यानी कि नॉलेज भी होनी चाहिए, सेक्शन की, सब सेक्शन की, कौन सा लॉ जो है या रूल कहाँ लग रहा है। तो इसी तरह से, तो उसमें ये वो एक्सपीरियंस से तो पैसे मांगते होंगे, लेकिन उनको कम क्लासेस के लिए रखा, ज्यादा क्लासेस दी गई। दूसरी टीचर वो भी लॉयर थी, लेकिन वो उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी,
तो उनको रख लिया गया। लेकिन एक बच्चे उनकी तारीफ करते थे, बहुत दोनों की करते थे, लेकिन जारी बात है वो डिफरेंट टच देते थे जो ज्यादा एजेड थे। तो आप इस तरह से वो वर्कर्स भी रख लेते हैं, आपका ब्रांड इमेज भी बेहतर हो जाता है एक तो। और वो आपको खाली उस टाइम में टिप्स भी दे सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज जो है ना वो आपको आपसे शेयर कर सकते हैं, चाहे वो उतना काम ना भी करें। तो एक तो ये फायदा हो रहा है कि यू माइट हैव द सेम एडवांटेज एज एज अदर लार्ज बिजनेसेस आर हैविंग। तो आपको भी उनका जो है ना फायदा हो रहा है। लेकिन असल चीज है नॉलेज नहीं, इसकी डेवलपमेंट यानी कि एनालिसिस। तो वो आपको बताना पड़ेगा। वो या तो इमेज की शक्ल में आप बताएंगे, या आप अगर जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, उसके बारे में आप बता देंगे, आगे सेल्स प्रॉफिट के साथ जोड़ दें, आपकी मर्जी है। फिर एबल टू फुलफिल फैमिली कमिटमेंट्स, ये तो समझ आती है, पहले की बात ही नहीं। वो जॉब शेयरिंग इसलिए कर रहे हैं कि उसके बाद टाइम नहीं है, फैमिली में कोई इश्यू चल रहा है या जो भी है। तो अब ये फायदा जो है वो वर्कर को हो रहा है। ठीक है, आपने देखना है कि बिजनेस को फायदा पहुंचाना है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ लेनी है, जनरली बिजनेस के लिए होता है। लेकिन आप यहाँ अगर फैमिली कमिटमेंट्स हैं, अच्छा आप इमेजिन करें, आप इसको बिजनेस से कैसे जोड़ेंगे, बता सकते हैं मुझे? लिखा हुआ है एडवांटेज एबल टू फुलफिल फैमिली कमिटमेंट्स, कि एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है, पता चल रहा है, बिजनेस से कैसे जोड़ेंगे, मतलब इम्पैक्ट कैसे शो करेंगे। ओके, वेरी गुड, ये जवाब है कि एम्प्लॉय चूंकि एक सर्टेन टाइम के लिए आ रहा है, तो उसका फोकस पीछे नहीं होगा बैक एट होम, उसे पता है मैंने घर चले जाना है और मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। इसका मतलब है कि वट एवर टाइम द वर्कर विल वर्क, वो एफिशिएंसी से, फोकस के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ करेगा, तो क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जहां पर पूरे दिन के लिए काम करेगा, शायद आधा दिन वो काम करे, आधा दिन वो सोचता ही रहे या फोन ही करता रहे कि क्या इशू चल रहा है, वो आपका प्रॉब्लम वो रहेगा, और क्वालिटी ऑफ वर्क भी आप पे भी इम्पैक्ट आपका आ जाएगा। अच्छा फिर और इसको आप अगर रिलेट करना चाहें, एप्लीकेशन फर्ज किया कि एक कोई हॉलीडे रिजॉर्ट बिजनेस है, तो वहां से एप्लीकेशन यानी कि रिलेट करना इन्फॉर्मेशन के साथ, वो ये कि इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग कस्टमर्स, पर्टिकुलरली इन टर्शरी सेक्टर बिजनेस। वहां भी अगर एम्प्लॉय का टेम्परामेंट नहीं बना हुआ, क्योंकि उसको स्ट्रेस चल रहा है, वो चाहे फैमिली स्ट्रेस है, तो एम्प्लॉय माइट नॉट बी एबल टू कंट्रोल हिज और हर टेम्परामेंट, या वो बिहेवियर नहीं दे पाएगा क्लाइंट को, क्योंकि आपको पता है टर्शी सेक्टर में प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है द वे एम्प्लॉइज डील द कस्टमर्स। तो अगर उसका बिहेवियर जरा रूड है, थोड़ा रिजिड है, सही जवाब नहीं दे रहा, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो ऑफ कोर्स क्लाइंट विल बी अनहैप्पी, और वो फिर आपके पास नहीं आएंगे। प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, फैक्ट्री में तो मार कुटाई भी हो जाएगी तो चल जाएगा, किसको नजर आ रहे हैं, दो वर्कर में लड़ाई हो गई कोई बात नहीं, वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर आपका इमेज खराब होगा, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि कस्टमर्स, वो तो आगे बताएंगे यार ये तो कस्टमर ही, तो तमीज ही नहीं बात करने की, इनके पास क्या जाना है। क्योंकि एम्प्लॉय जो कस्टमर आता है ना टर्शी सेक्टर, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई दुकान हो, तो दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड। मैंने पहले भी बताया था आपको, आप बैंक के को आप पूछ ही नहीं रहा, आप खड़े हैं अपनी बारी का इंतजार करने, बारी भी नहीं आ रही, तो बता भी कुछ नहीं रहा, तो आप इरिटेट होंगे यार, ये के बारी किसी और बैंक में चलते हैं या किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं इसी तरह। तो ये आपको देखना है, इमेज खराब हो जाएगा और फिर कस्टमर शायद दोबारा ना आए आपके पास। अच्छा, और ये आपको पता होना चाहिए कि टर्शी सेक्टर, ये मैं एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर तो टर्शी सेक्टर बिजनेस में कंज्यूमर लॉयल्टी जरूरी है, क्योंकि आप, और कंज्यूमर लॉयल्टी आपकी स्टाफ से ही बनेगी, प्रोडक्ट तो बाद में मिलेगा आपको, या सर्विस जो आपको जो भी रेस्टोरेंट में है, फूड आइटम बाद में सर्व होंगे। अच्छा, फिर है जी एबल टू हैव वर्क लाइफ बैलेंस, ये मैंने आपको बात बताई हुई है। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि अ वर्कर इज नॉट एबल टू गिव प्रॉपर टाइम टू हिज और हर प्राइवेट लाइफ। अब उसमें खाली फैमिली नहीं आ रही, मतलब उसको उसकी नींद नहीं पूरी होती, उसको फर्ज किया कि कोई सर्टन काइंड ऑफ डिजीज है, बट इज नॉट गेटिंग एनफ टाइम टू सी द डॉक्टर, क्योंकि जब वो फारिग होता है डॉक्टर उठ जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो जुमे तक काम करता है, डॉक्टर का टाइम फर्ज किया, वो मैच नहीं कर रहा, तो ये प्रॉब्लम आ गई आपको, या हफ्ते को भी जाता है हॉस्पिटल पे, तो उस तरह से नहीं ऑपरेट कर रहे होते, या वो डॉक्टर नहीं बैठ रहे होते, तो आपको ये भी चीजें अपनी सॉर्ट आउट करनी है। उसके अलावा भी है, फैमिली नहीं भी है तो आपको घर के बिल देने, कोई कोर्ट केस आ गया, बहुत कुछ हो सकता है ना, अब आपको वहां पेशी देनी है, बार बार आप कोर्ट बुला रहे हैं, तो आप जॉब करेंगे वहां जाएंगे, तो आपको इसके लिए भी जॉब शेयरिंग जरूरी है कि कोर्ट का टाइम नॉर्मली डे में होता है, तो इसका मतलब है कि आप डे में जॉब शेयर की, आपने कहा अच्छा मैं आता हूँ बाद में, तो हमने शेयर कर लिया, मैं मॉर्निंग में मैंने वो केस बुक आके आऊंगा, या पेशी जो है, हियरिंग जो है वो करके आएंगे जो भी। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस, इसका फायदा क्या होता है
कि एक चीज, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल थोड़ी सी अब चल रही है, वो है मेंटल हेल्थ। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल हेल्थ। आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ ये कि इवन इफ यू हैव अ गुड नाइट स्लीप, आपको लगता है आपका दिमाग सोया ही नहीं, और आप जिसम तो चले ठीक हो गया, तो वो आपको पता है बाद का ये होता है कि अगर आप मेंटली फ्रेश है ना, तो इवन इफ यू फील लेथार्जिक, थके हुए हैं, लेकिन आप एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि आपका ब्रेन आपको मोटिवेट कर रहा है। तो मेंटल हेल्थ एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। फिजिकल हेल्थ जो है वो फिर क्योर हो जाती है, दवाइयां खा ली, डॉक्टर भी चलेगा, अगर वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो। लेकिन मेंटल हेल्थ जो है ना, ये इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, और ठीक होने में भी ये बहुत टाइम लग जाता है। जैसे आप डिप्रेशन को ले लो, आप एंग्जाइटी को ले लो। डिप्रेशन क्या है? फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, सैडनेस। इसी तरह आपकी एंग्जाइटी क्या है? वो है कि फीलिंग ऑफ फियर, और फीलिंग ऑफ बीइंग स्केर्ड, मैं मरने लगा हूँ या मरने लगी हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो। वो तो फिर आपको बार बार डॉक्टर पे भी जाना है, और आपसे काम होगा ही नहीं कभी भी। मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, आप वही नहीं जाना, फील हो रहा है, आ रहा है। अच्छा, तो आपको इस तरह आप यू कैन, अच्छा उसके लिए क्या जरूरी होता है मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, हम लिख भी सकते हैं कि यू हैव टू चेंज द रूटीन। साइकियाट्रिस्ट भी यही कहता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें फॉर अ टाइम बीइंग। अगर आप उन्हीं लोगों में उसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, उसी ने आपको एंग्जाइटी और सैडनेस दी है, क्योंकि ये नहीं होता कि अचानक कोई स्ट्रेस आया और आपको एंग्जाइटी हो गई या डिप्रेशन हो गई। ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप एक एक्टिविटी को कैरी करते हैं, एक रूटीन को, और उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम आती है। इस तरह एक डिजीज है अल्जाइमर, जो कि बूढ़े लोगों को हो जाती है। और वो क्या होती है कि आप चल रहे हैं और एकदम से यू आर कंप्लीटली लॉस्ट, वहीं खड़े हो गए, समझ नहीं आ रही मैं कौन हूँ, कहाँ जाना था, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो अब उसका इलाज नहीं है, अल्जाइमर का इलाज ही नहीं है। लेकिन उसका मेन वजह होती है, कहते हैं कि आपको 15-20 साल पहले सिम्टम्स मिल जाते हैं, और उसकी मेन वजह है रूटीन। तो रूटीन को चेंज करना जरूरी है। अब मेरा दिन रात का काम पढ़ाने का है, तो अब मुझे भी हो सकता, इसीलिए मैं अपने फ्राइडे सैटरडे संडे बिजी नहीं रखता। अपनी जो मेरी मर्जी होती है मैं वो करता हूँ, मेंटल हेल्थ की बात, या जो मैंने और काम करने हैं मैं वो करता हूँ, या छुट्टियां होती है तो मैंने सैर करने लाजमी जाना होता है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, और उससे फिर मेंटल हेल्थ बेहतर है, तो वर्कर विल बी फार मोर प्रोडक्टिव, इवन इफ इन क्रंच सिचुएशन, जहां पर ब्रेक, मेक और ब्रेक है कि पीक टाइम चल रहा है, कई वर्कर कहते हैं बस जी और नहीं काम होता, वो वर्कर फिर भी काम कर रहा है, क्योंकि वो उसका ब्रेन उसको मोटिवेट उसमें रखा हुआ है। अच्छा, फिर आ गया, एम्प्लॉइज कैन वर्क फॉर द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज एज दे हैव टू वर्क फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कम टाइम में फुल एनर्जी से काम करना आसान काम है। आपने स्प्रिंट लगानी हो कोई 100 मीटर की, तो फुल थ्रोटल पे आप भाग लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर रेस लंबी हो जाती है, जैसे मैराथन बोलते हैं, अगर वहां पे आपको स्टार्ट ही आहिस्ता लेना है, क्योंकि आपको पता है वो एनर्जी एकदम से कंज्यूम हो गई तो आगे आपके पास कोई वो काम ही नहीं कर पाएंगे, एनर्जी नहीं है। तो आपको तो हर वक्त ही एम्प्लॉयज की एनर्जी चाहिए। तो बेहतर तरीका ये है कि आप क्या करें, जॉब शेयरिंग, कि एक एम्प्लॉई जब एनर्जी खत्म हो गई, उसने एक शॉर्ट बर्स्ट में काम किया, उसको कहा घर जाए, दूसरा पकड़ लिया। इसी तरह गेम्स में भी होता है कि आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स होते हैं, कई दफा एक प्लेयर थक गया है तो प्रॉब्लम है, उसको बुला लिया बाहर रेस्ट कर। बात करते अपने की प्लेयर्स को भी बाहर बुला लेते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, क्योंकि हमें इस फुटबॉल का है तो वो गोल स्कोर करता है। अभी आपकी स्ट्रेटजी है कि आपने डिफेंसिव रहना है, गोल नहीं करना, उसको बढ़ा दिया, लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। और जो जिसने गोल स्कोर करना है उसको आपको पूरी एनर्जी चाहिए कि वो आगे जाके गोल कर सके, तो आप बिठा भी लेते हैं। आप बार बार सब्स्टिट्यूट, क्रिकेट को ले लो, उसमें भी ऐसे होता है, सब्स्टिट्यूट फील्डर भी आ जाते हैं आपके यदि बाद में। तो ये आप जो है ना इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो एनर्जी पूरी बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी इस्तेमाल करने के लिए आप ये काम करते हैं, उसका फायदा आपको पता ही है। गुड ब्रांड में जाए, हायर प्रोडक्टिविटी, उससे लोअर कॉस्ट हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। पर अब ये आपको पता ही है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत मुझे नहीं है। फिर डिसएडवांटेज पे आ जाए तो कॉस्टली, क्योंकि आपको सुपरविजन की जरूरत है। ठीक है जी, रिक्वायर्ड एज टू एम्प्लॉइज नीड टू बी क्लोजली मॉनिटर। ये भी हो सकता है एक ही टाइम पे दो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट की नहीं है बात। दो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो वो काम एक दिन के बजाय वो एक दिन के बजाय आधे दिन में हो गया, तो दोनों फारे हो गए, दोनों एम्प्लॉइज फ्री हो गए। लेकिन जिस टाइम पे दोनों काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको फिर सुपरवाइजर चाहिए दोनों वर्कर्स के लिए। मतलब जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इन्हें बिजनेस में बढ़ गए, तो फिर आपको आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, सुपरविजन की कॉस्ट है, वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और कॉस्ट को आप जैसे मर्जी जोड़ लें, अगर बिजनेस के पास फंड्स नहीं है, या केस में लिखा हुआ है बिजनेस है फाइनेंशियल इश्यूज,
तो आप रिलेट कर सकते हैं। या बिजनेस को कैश फ्लो प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर बिजनेस को सीरियस फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें बिजनेस माइट एंड अप क्लोजिंग डाउन। तो ये आप बता सकते हैं। अच्छा, फिर बोथ एम्प्लॉयर्स मस्ट ट्रस्ट ईच अदर। अच्छा देखो, आप ना कॉस्ट, मैंने कॉस्टली लिखा है, वैसे तो आपको आइडिया है, इसको बहुत तरीकों से डेवलप कर सकते हैं, जिसको मैं एनालिसिस बोलते हैं। एक तो कॉस्ट कम है, तो आप प्राइस को कम चार्ज करके कंपैरेटिव हो सकते हैं, सेल्स बढ़ा सकते हैं। ये कब? अगर एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि वहाँ कंपटीशन है, एप्लीकेशन की आगे। अच्छा, ये अगर कॉस्ट आपकी कम है तो आपने प्राइस तो उतनी रखी हुई है, तो इन ऑर्डर टू गेट हायर प्रॉफिट, क्योंकि प्राइस और कॉस्ट में गैप बढ़ गया, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, आप एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रॉफिट कैन बी गिवन एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू द शेयर होल्डर और द ओनर्स। तो उनको भी हैप्पी कर दिया, नेक्स्ट टाइम दे विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर। तो ये भी आप बता सकते हैं, इस तरह से भी इसको यूज किया जाता है। और जो मैंने फाइनेंशियल इश्यूज बताए हैं वो भी, तो आपकी मर्जी है आप किस तरह से इसको हैंडल करना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर आ गया बोथ एम्प्लॉइज मस्ट ट्रस्ट ईच अदर। ये जरूरी है, क्योंकि दोनों कॉपरेट करेंगे तो वो जॉब कंप्लीट होगी ना। अगर ट्रस्ट नहीं है तो इसका मतलब है वो जॉब जो दो एम्प्लॉय शेयर कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होगी, या उसका स्टैंडर्ड वो नहीं होगा विच इज सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, या जो कस्टमर को रिक्वायर्ड। तो ये एक इशू आपका जरूर आ सकता है। तो आपको ये देखना है, अगर जॉब शेयरिंग हो रही है तो रिक्रूटमेंट इज क्रिटिकल। व्हेन यू आर हायरिंग एम्प्लॉइज यू नीड टू सी दैट बोथ एम्प्लॉइज जिनको हायर कर रहे हैं, कैन दे वर्क, कैन दे वर्क टुगेदर एज अ टीम, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्या दोनों का टेम्परामेंट सेम है, दोनों की अप्रोच टू वर्क सेम है। अगर नहीं है तो दे विल बी हैविंग कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट आ गया, तू कर, मैं क्यों करूं, मैं नहीं कर रहा, तू करेगा, वो फिर काम होगा ही नहीं अच्छे से। तो आपका ओवरऑल आप डेडलाइन मीट नहीं कर पाएंगे, या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अच्छा, नॉट इजी टू होल्ड एम्प्लॉइज अकाउंटेबल as there might be some confusion regarding duties and responsibilities of each employee। अब यही बात कि वो आपने किस एम्प्लॉय को काउंटर करना है, तो दोनों ही, लेकिन फिर भी वो अपने जवाब देते जनाब ये इनका कसूर है, इन्होंने ये किया, तो माना अब निकालना है तो दोनों को निकाल दो, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने रूट कॉज देखना है ना। हो सकता है एक ही एम्प्लॉय का प्रॉब्लम हो, बट यू हैव नो आइडिया, क्योंकि वो जॉब तो दोनों को दी गई थी, रिस्पॉन्सिबल दोनों। यू कैन गिव देम सम काइंड ऑफ पनिशमेंट, उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उससे हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तो आप वो रूट कॉज पता लगना मुश्किल है, एक ही एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है तो आप कह सकते हैं। तो ये एक इशू जरूर है। और उसमें हो सकता है कि वन एम्प्लॉय हु इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो माइट बी डिसअपॉइंटेड एंड मे लीव द ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू डू नॉट वांट दैट एम्प्लॉय टू लीव, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि एक ज्यादा एक्सपीरियंस है और एक कम एक्सपीरियंस है, आपने दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप दोनों पे कैसे एक्सपीरियंस ने कह दिया कि छोटे ने काम नहीं किया, दोनों बढ़ा लेंगे मुझ पे, अगर ठीक है फिर आप मैं चले जाए। तो ये एक इशू आप इसको इस तरह डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ गया, मैंने जैसे बताया आपको शिफ्ट वर्क भी बड़ा कॉमन है, और ये इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है ये। आप जो शॉप्स होती हैं जैसे फार्मास्यूटिकल, आपकी जो जो सिक्योरिटी गार्ड, उनकी भी होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि ये वो काम शिफ्ट नहीं नहीं शिफ्ट है, क्योंकि 24 आवर रहेगी, और जो उस शिफ्ट में काम कर रहा होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसकी जो मैं कहता हूँ नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी, ये शिफ्ट होता है। जॉब शेयरिंग में मैंने बताया कि एक टाइम पर दो या तीन वर्कर जो जॉब शेयर कर रहे हैं वो इकट्ठे भी काम कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, शिफ्ट में ऐसे नहीं होते। तो आपकी जो मेडिसिन की शॉप्स होती हैं, यहाँ पे भी शिफ्ट होती है, क्योंकि ये दुकानें ज्यादा देर तक खुली रहना जरूरी है। अब जैसे आपकी अगर स्टेशनरी की बात करूं, या क्या कहना चाहिए, जैसे सैनिटरी की बात करूं, वो लोहे की दुकान है, वो जल्दी बंद हो जाती है, 8 बजे बंद, वहां जरूरत नहीं है। लेकिन जहां आपने 12 1 2 3 बजे तक खोलना है, शिफ्ट होगी। अच्छा, इसी तरह रेस्टोरेंट की बात करूं, वहां भी नॉर्मली शिफ्ट नहीं होती, कि रेस्टोरेंट खुलते ही काफी लेट है, 4 बजे शुरू हो रहा है, आप चीजें इसको 11 बजे फोन कर लो, तो उठाए वो कहेंगे जी कोई नहीं, आप बाद में 12 बजे कॉल करेंगे, आप जो है वो ये जॉनी जोनी को फोन कर लो, वो भी ये कहेंगे करके देख लो कि जी हम 12 बजे के बाद खोलते हैं, मतलब 12 बजे के बाद वो कुछ वर्कर्स रख लेते हैं, या कुछ क्योंकि ऑर्डर्स कम आती है, रात को ज्यादा आते हैं, तो वर्कर ज्यादा रात को ही रखे जाते हैं। तो 12, लेकिन शिफ्ट वहां पर भी होती है। अच्छा, अब यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है वही ना कि इन दिस फॉर्म एम्प्लॉई इज एक्सपेक्टेड टू वर्क आउटसाइड द रेगुलर वर्क शेड्यूल। वो 9 to 5 की जॉब नहीं है ना। अगर 9 to 5 की, फिर तो एक ही एम्प्लॉय रखेंगे, वो आपकी 5 से आगे जा रही है, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे एक शिफ्ट और लग गई, फिर 12 के बाद फिर आप आगे, कई है जो 24 आवर्स चलते हैं,
मैं आपको बताता हूँ, फजल दीन को लेने, ये जो दुकान है ये 24 आवर्स है भाई, इसमें शिफ्ट ही चलेगी, तो 24 घंटे कौन जा सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। तो इस तरह कई जगह पे 24 आवर्स भी जो है ना वही काम चलता है। कई कार वॉश सर्विस के वो पॉइंट्स हैं जो 24 आवर्स चलते हैं, वहां भी फिर करते, रेगुलर टाइम पे फॉलो नहीं हो रहा, वहां भी शिफ्ट वर्क चलेगी। हाँ, हाँ, जो इमरजेंसी हॉस्पिटल में भी ऐसी शिफ्ट वर्क है, वहां तो बंद हो ही नहीं सकता, सारी बात। अच्छा, हाँ, वहाँ कंसल्टेंसी जो है वो उसमें होता है, तो डॉक्टर इस सर्टेन टाइम पर आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, वो समझ आती है। और उसमें जो डॉक्टर के पीएज होते हैं या असिस्टेंट्स होते हैं, वो भी उसी टाइम पर ही आएंगे, वो जो 4 घंटे डॉक्टर ने बैठने हैं, और चले जाते हैं। अच्छा, अब एडवांटेजेस क्या है? पहला, बिजनेस कैन ऑपरेट 24 आवर्स ड्यूरिंग पीक सीजन टू मीट द हाई डिमांड। ये तो समझ आ रही है कि आपको बाद का, जब पीक सीजन चल रहा है तो आपको 24 घंटे खोलना है। जैसे ईद आ रही है, तो ईद में भी दुकानें बंद नहीं होती, फिर ये जब ईद आ गई है तो लेट नाइट खुल रही है, अगर गवर्नमेंट ना रोके तो चांद रात में तो बंद ही नहीं करते, तो वहां पर शिफ्ट ही चलेगी, सारी बात है, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सके फ्रॉम द कस्टमर्स हु आर विजिटिंग दैट एरिया। तो वहां पे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अच्छा, फिर इसके अलावा अच्छा, और भी हम देख सकते हैं, जैसे वीकेंड्स में नॉर्मली खाने पीने की दुकानें ज्यादा रश भी होता है, तो आप चाहते भी हैं कि आप लेट नाइट खोलें अगर अलाउड है तो। और आप कभी लेट नाइट ज्यादा खोल भी लेते हैं, कई कहते नहीं सर 1 बजे तक था, लेकिन वो 2 कभी बज ही जाते हैं, डिपेंड करता है ना कस्टमर, वो क्यों बंद करेंगे, कस्टमर वेट करें, या तो खाना खत्म हो जाए फिर बंद करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स कैन बी रिड्यूस्ड विदाउट मच हैसल बाय एलिमिनेटिंग अ शिफ्ट ड्यूरिंग ऑफ पीक। शिफ्ट है ना, शिफ्ट वर्क कर रहे हैं, जब वो शिफ्ट ही खत्म हो गई तो उस वर्कर की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे जब वो दोबारा शिफ्ट हम ओपन करेंगे तो आपको दोबारा से बुला लेंगे। इसका मतलब है शिफ्ट वर्क में सीजनल नेचर की जॉब भी हो सकती है। सीजन आया, आपने ज्यादा वर्कर रख लिए, चला गया, तो आपने खत्म कर दिया। जैसे आइसक्रीम को ले ले, तो उसमें लड़के बाहर ही खड़े होते हैं जो कार लेके गाड़ियों को रोक रहे, कोई गाड़ी रुके भी तो आपके पास आ जाते हैं वो, तो वो वर्कर उन्होंने रखे हुए सीजन, जैसे ही गर्मियां जाएंगी तो वो आपको लड़के कम नजर आएंगे, या शायद कोई भी नजर ना आए, क्योंकि आइसक्रीम खाने वाले होते हैं कई बेवकूफ, बेवकूफ नहीं, चलो जिनका होता है कि सर्दी में भी खानी है, तो कम, या वो खुद चले जाएंगे या वो एक आधा लड़का खड़ा होगा वो हैंडल कर लेगा, प्रॉब्लम नहीं। तो एक तो आपको ये फायदा है, इसका मतलब आपको ऑफ पीक सीजन में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ रखने की जरूरत नहीं है, तो आपको वेज कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो वरना तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, पड़ी जा रही है, सेल नहीं हो रही उसको, फिर भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये आप को प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, फिर पर आपको क्लोज नहीं करना पड़ेगा बिजनेस, क्योंकि हर बिजनेस चाहता ये है कि वो थ्रू आउट द ईयर रहे, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर रहेगा तो लोगों के जहन में भी रहेगा, इवन इफ दे आर ऑन द रोड दे आर लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर शॉप, तो वो जेहन में रहता, अच्छा ये शॉप मौजूद है। अगर वो बंद हो गई एक दफा, तो हो सकता है लोगों के जेहन में वो ना रहे। अभी आप कोई भी इमेजिन कर लो, किसी भी जगह पर कोई दुकान है और वो 6 महीने बंद रहती है, तो आप भूल जाओगे उसे, या आपको फौरी तौर पर कोई चीज चाहिए तो वो दुकान शायद आपके जेहन में ना आए। तो एक ये भी जरूरी है, और ब्रांड आपको पता है इंपॉर्टेंट है, वो इट शुड ऑलवेज रिमेन इन द मेमोरी ऑफ द कस्टमर। अच्छा, हैप्पी वर्कर्स एंड लेस एब्सेंट, जारी बात है, वो कम टाइम के लिए आ रहे हैं तो खुश भी रह रहे हैं, और जो है वो एब्सेंट भी नहीं हो रहे। एब्सेंट नॉर्मली क्यों होते हैं आपको पता ही हो, या तो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, फिजिकली बीमार हो गए और आप नहीं दिखा पाए, बीमारी लंबी हो गई, या कोई और इश्यू था आपने रिजॉल्व, अक्सर होता है तो जी वो बेटा बीमार था, क्योंकि घर में लेके जाने वाला कोई नहीं था, आपको लेके जाना था, तो वो शिफ्ट वर्क में फिर ये इशू नहीं है। अच्छा जी, बेगम को कह दिया जी मैं बस ये काम निपटा के 2 घंटे में वापस आ रहा हूँ, फिर चलते हैं डॉक्टर पे। तो ये तो वर्कर्स अगर हैप्पी हैं तो चलो वो तो समझ आ रही है कि प्रोडक्टिव होंगे, क्या कहते हैं उसे, कॉस्ट कम होगी, क्वालिटी बेहतर होगी। एब्सेंटिज्म जो है उसका क्या रोल है? एब्सेंटिज्म का रोल ये है कि अगर वर्कर एब्सेंट हो रहे हैं तो ओवरऑल प्रोडक्शन कम रहेगी, और यू हैव टू हायर मोर वर्कर्स, यानी कि आपको कुछ और वर्कर्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा है, तो आपको एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ेगा कि जब वो एब्सेंट होगा दूसरे को कहा जी ये काम करो इसका, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बिजनेस पे पड़ती जाएगी साथ साथ। अच्छा, फिर आ गया जी डिसएडवांटेजेस ऑफ शिफ्ट वर्क। तो पहला आ गया जी, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट नीड्स टू बी प्लान ड्यूरिंग शिफ्ट्स, दैट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीजेस कॉस्ट एज एम्प्लॉय स्टिल नीड्स टू बी पेड द यूजुअल अमाउंट। इक्विपमेंट ये है कि आप शिफ्ट में आप काम कर रहे हैं, अगर एक एम्प्लॉय आया दूसरा, तो ये तो 24 आवर्स काम कर रही है मशीन, एक होता है दिन में काम कर रही है फिर बंद हो गई, आप चला रहे हैं 24 आवर्स, तो मेंटेनेंस तो चाहिए आपको। कुछ देर के लिए बंद किया, कुछ सफाई हो रही है, तो कोई पार्ट को निकाल के आप देख रहे हैं कि वरना तो आपको पता है गाड़ी कोई भी चीज ले रहे हैं तो मशीनरी वो अगर आप चलती रहेगी और आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो सर्विस नहीं देंगे उसको, उसमें पैसे नहीं लगाएंगे,
तो वो खराबी होगी। एक पार्ट है जो रस्सी हो गया है, उसको चेंज करना है, आपने नहीं चेंज किया, वो रस्सी होने की वजह से पूरी मशीन को इसने डाउन कर दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि लेकिन आपने तो शिफ्ट लगाई नहीं, वर्कर पहुंच गया, मशीन मेंटेन हो रही है, तो वो वर्कर को पैसे मिलेंगे, वो तो शिफ्ट में बैठा हुआ है, काम कोई नहीं है। तो ये एक और प्रॉब्लम आ रही है, वरना तो दिन को आपने काम करा लिया, शाम को मेंटेनेंस करते रहे जो करनी है आप, इस तरह ही होता है। अच्छा, तो ये एक प्रॉब्लम ये है। फिर मेंटल हेल्थ मैंने आपको बता दिया था, मेंटल हेल्थ इश्यूज टू लोअर प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स हु वर्क ऑन। अच्छा, अब इसमें नाइट, अब अगर मेंटल हेल्थ से दूर होती है सवाल है, तो ये वो वर्कर जो नाइट शिफ्ट करते हैं, इंसान को ऐसा बनाया ही नहीं गया कि रात को जागना है, नेचर नहीं, कहीं जागते हैं ठीक है, लेकिन वो उनकी हेल्थ पे इफेक्ट आता है। मेरे एक जानने वाले थे, वो उनकी नाइट की शिफ्ट होती थी हमेशा, उनका काम पता क्या था, उनका काम था हवाई जहाज में पेट्रोल भरते थे, जैसा पेट्रोल पंप पे होता है, लेकिन वो पेट्रोल भरते ही नहीं थे, मतलब ये कि वो उन्होंने मैनेज करना होता कि हवाई जहाज उतरा है, जैसे होता है ना कनेक्टिंग फ्लाइट कोई भी है, या उतरा है तो आपने इसमें पेट्रोल देखना है, करना है, बाकी चीजों को मैंने हवा में उड़ना है, सारी बात है। और इतना मोटा पाइप के 10 बंदे भी पकड़ के लाए तो मुश्किल से आता है, जब कनेक्ट करना होता था, 1000 तरह के ऑयल मिक्स करके वो हवाई जहाज में डालना था, तो वो रात की ड्यूटी होती, तो वो अब अगर देखें तो इस स्टेज पे वो उनको एंग्जाइटी हो गई है, डिप्रेशन आ गया वो चीजें मारते हैं, वो इसलिए क्योंकि जॉब की नेचर ऐसी थी और वो इतना ध्यान नहीं दिया उस जमाने में, यार उनकी एज अब काफी है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम आ गया उनको, क्योंकि नाइट शिफ्ट आप अगर होना ही चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी करती है कि अगर नाइट शिफ्ट किसी को दी है 1 महीना, तो फिर चेंज कर दी, उसको मॉर्निंग वाली दे दी, दूसरे को नाइट दे दी, ताकि ये इशू ना आए। लेकिन अगर कंटिन्यूसली एक बंदा ये काम कर रहा है, तो रात को तो कहते हैं जी, रात के 3-4 बजे ना तो चुड़ैले भी सो जाते हैं, यानी नींद आपको आती ही आती है, चाहे आप रात को सो के भी आए, 4 बजे नहीं आई, 5 बजे नहीं आई, 6 आ जानी है आप, और वो आपका पूरा प्रोसेस गलत क्यों चल रहा है, फिर आप दिन में खाना खा रहे हैं, फिर रात को भी खाना खा रहे हैं, या नहीं खा रहे हैं, एक काम होगा ना, या तो आप खाना फिर ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि अगर आप दिन को सोएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ दिन को उतना सो ही नहीं सकते जितना रात को सोते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी रात को ना, आपको रात को रिपेयर वर्क होता है, कहते हैं रात को दिन को ना, दिन को भी होता है वैसे, डिफरेंट टाइम होते हैं कि एक सर्टेन टाइम पे रिपेयर रिपेयर वर्क ज्यादा तेजी से होता है, तो दिन को सोने से रिपेयर वर्क कभी भी ज्यादा तेजी से नहीं होता। मतलब ये मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर दिन को सो रहे हैं ना, कितने घंटे उठेंगे तो लेथार्जिक ही होंगे, थके थके महसूस करेंगे, शायद थोड़ी देर के बाद कुछ 2-3 घंटे बाद जाके कुछ थोड़ा होश आ जाए, एक्टिव हो तो और बात। लेकिन अगर रात की नींद पूरी हुई हुई है आपकी, तो सुबह आप फ्रेश ही उठेंगे, बल्कि जाग खुद ही खुल जाएगी आप, वहां पे आगे भाई उठ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फिर ये मेंटल स्टेट तो आएगी आप। अच्छा, आगे हमारे पास आ गया कॉम्प्रेस्ड आर कॉन्ट्रैक्ट। अभी आज तो क्लास में थोड़ी छोटी रही, लेकिन अभी हम इतना ही करेंगे, कल इसको फिर हम आगे मजीद कंटिन्यू कर लेंगे। और 1 मिनट मैंने अभी बात करनी है।